पीछे जो राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की परीक्षा और लास्ट में मेरा ये अंतिम काम जो है परीक्षाओं देने वाला वो असिस्टेंट प्रोफेसर बारहवीं में यहाँ पर स्थापन किया। आप सब लोग इतनी संख्या में इतनी देर से इंतजार कर रहे हो क्योंकि 6:30 बजे का टाइम दिया था, ठीक है, और इतनी देर तक आपको इंतजार करवाया। उसके लिए सर को तो क्या है कि वहाँ पे क्लास थोड़ा सा बच्चों के साथ रूबरू हो रहे थे, समय का ध्यान नहीं रहा, लेकिन मेरी उसमें मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे थोड़ा सा समय का ध्यान रखना चाहिए था और जितना जल्दी मैंने संभव हुआ सर को आपके सामने उपस्थित होने का प्रयास किया। कैसे आपको जीवन में तैयारी करना है, सफलताओं से असफलताओं से, कैसी परिस्थितियों से अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सारी समस्याओं के बारे में सर आपको कम से कम समय में शायद बेहतरीन वो बताएंगे। और जब सूर्य इस पास में हो तो शायद दीपक की रोशनी की आवश्यकता है, इसलिए कभी अपना सेशन होगा तो बाद में फिर कभी बात करेंगे। आज जो समय है मेरे गुरुवर का है, तो मैं शायद अपने आप को इस योग्य नहीं मानता हूँ कि वो पास में बैठे और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। तो वो बात ठीक रही है, इसलिए मैं आमंत्रित करूंगा मेरे श्रद्धेय गुरुवर, ताकि वो जैसे मेरे को उन्होंने इस काबिल बनाया, आपको भी 2 शब्द कहें। अगर किसी एक विद्यार्थी के भी काम आ जाएंगे तो शायद यहाँ सर को मेरे लाने का कार्य सफल हो जाए। बहुत बहुत सभी को नमस्कार। एक तो मैंने ये भी सोचा था कि वहाँ प्रोग्राम में मिला और सर ने कहा कि मैं हिंदी के बैच चलाता हूँ, आप मुझे जानते हैं कि मुझे सच में सर का पता नहीं था, लेकिन आपकी संख्या में सर का पूरा परिचय मेरे सामने। ऐसा परिचय दिया आप लोगों ने कि शायद मैं अपने जीवन काल में कभी इस परिचय को भूलूंगा नहीं। सर के बारे में किसी भी व्यक्तित्व की पहचान यही है कि जब हमारा जीवन वास्तव में सार्थक दिशा में हो और जब हमारे लिए असंख्य तालियां बजने लग जाए, तो इसका मतलब सच में हमने हमारे व्यक्तित्व को जी लिया है। मैं बहुत साधारण पृष्ठभूमि का एक एवरेज विद्यार्थी रहा हूं। योगेंद्र कुछ ज्यादा बोल गया, यद्यपि ये पूरे स्थान में फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी है। बहुत अपनत्व का भाव है, बहुत श्रद्धा का भाव है। सिलेक्शन होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये सिलेक्ट हो गया इसको लेक्चर के बाद, बट फिर भी ये जब सीखकर आएगा तो मेरे से मिलने जरूर आता है। और एक अच्छे विद्यार्थी और अच्छे टीचर के बीच का सुंदर संबंध यही है कि वास्तव में आपके जीवन में उस शिक्षक से मिलने के बाद यदि क्रांतिकारी बदलाव आते हैं और ऐसे सकारात्मक बदलाव आते हैं जिन्हें आप अपने जीवन टाइम में कभी भुला नहीं पाए, तो उससे अधिक खूबसूरत रिश्ता कुछ भी नहीं हो सकता। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इमेजिन नहीं किया था, सच बताऊं, मैं बाड़मेर आज पहली बार आया, तो मैं बाड़मेर के बारे में ये सोचता था कि वहां रेतीले घोड़े हैं, वहां सड़कें नहीं है, वहां बहुत अभाव है। मैं हमेशा इमेजिन करता था। और जब ये बाड़मेर आने का जो मेरा प्लान था, कोई प्लानिंग के साथ नहीं था, बस यूं ही अचानक से कि मुझे चलना है, मुझे देखना है एक बार कि सच में बाड़मेर कैसा है। लेकिन वहां भी मैं गया, वहां बच्चों की मैंने स्थितियां देखी, उनकी बातें सुनी, और यहाँ आप लोगों की जो संख्या देखी है मैं क्राउड के साथ कह सकता हूँ सर, और मैं आपके लिए कह सकता हूँ, मैंने इस समय जयपुर में पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे हिंदी के वहां विद्वान हैं, इतनी संख्या कहीं नहीं देखी मैंने। मैं इसका तात्पर्य ये भी समझता हूँ कि
इस बार की संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती हो, चाहे आपकी स्कूल व्याख्याता की भर्ती जो बहुत जल्दी आने वाली है, यदि आप लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है, मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ भर्ती आएगी। और भर्ती आप ये मान के चलो कि मेरा उद्देश्य केवल एक पॉजिटिव और आपकी इस चीज को समझना। 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ साइकोलॉजी, ऐसा कोई वर्ष नहीं गया हो जब शिक्षक भर्ती नहीं आई और लाखों लोग टीचर लग गए। आप मुझे ऐसा वर्ष बता दो जिस वर्ष भर्ती नहीं, हर वर्ष भर्ती आती है। फिर भी हमें सवाल पूछते हैं ना, ये सबसे बकवास सवाल होता है कि सर सच में भर्ती आएगी क्या? मैंने वीडियो बना भी दिया कि ये भर्ती आ रही है, तो फिर भी कहेंगे कि नहीं सर पक्का आ रही है क्या? ये गलत है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आप यहाँ यदि मेहनत कर रहे हो, आपके जो चेहरे के भाव दिख रहे हैं, मुझे लगता है शायद आपके मन में कहीं ना कहीं है निश्चय नहीं है। आप बच्चों को किसी को शायद ऐसा नहीं लगता ये भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि जिसके मन में ये भाव हो कि भर्ती नहीं आएगी, वो इतने उत्साह के साथ पीछे खड़े होकर मेरी बात नहीं सुन सकते। सर आप बहुत बड़ा इतिहास रचोगे, इस बैच को कोई भी आपका बैच होगा, लेकिन ये शाम का टाइम है। मैं आज सुबह से कई सेशन ले रहा हूं, मुझे भी थोड़ी थोड़ी थकान फील हो रही है। शाम का टाइम ऐसा होता है जब आदमी इतना ऊर्जित महसूस नहीं करता है, लेकिन आपकी ऊर्जा को देखकर सच में मैं खुद अंदर से बहुत प्रेरित महसूस कर रहा हूं। जो दूसरों को मोटिवेट करता है वो आज आपकी ऊर्जा और तालियों की गड़गड़ाहट से प्रेरित हो रहा है। थकने मत देना, कमजोर मत होने देना। प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन का हिस्सा है और वो हमेशा आएंगी, और जिस दिन नहीं आए उस दिन मान लेना कि आप गलत दिशा में हैं। समझ रहे ना? आप अपनी गाड़ी के सबसे बड़े ड्राइवर आप। ये बस चलती रहेगी, इसमें बहुत सारे यात्री आएंगे और कई तो इतने घटिया लेवल के आएंगे जो बीच बीच में कुचलियां करेंगे। कुचली जानो मैं लिख की 2 वैकेंसी बुनिया है ना कहीं आऊंगा था, कुछ भी कर लो पेपर तो आउट हो ही होगा। पढ़ने वालों का सिलेक्शन कहाँ होता है? ऐसी यात्री आपको इस बस में खूब मिलेंगे, लेकिन याद रखना उन यात्रियों का एक निर्धारित समय होता है, वो उतरते जाएंगे। तुम ड्राइवर हो, अपनी बस की स्पीड को, अपनी गाड़ी की स्पीड को धीमे मत होने देना। खूब ब्रेकर आएंगे, क्योंकि आप बाड़मेर के अंचल में निवास कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ ज्यादा भी आएंगे, प्रतिकूल परिस्थितियां भी आएंगी, मौसम की अपनी एक मार होती है। मैं चाहता हूं कि इस बार जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट के बाद सर ये बात याद रखेंगे कि सर मुझे बुलाएंगे। और राजस्थान में 1 साइडेड सिलेक्शन कैद हो रहा है। हाँ ये मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरे लिए आना तो मुश्किल होता है। गणपत जी ने कई बार बुलाया लेकिन मैं नहीं आया, अब मैं आ गया ऐसे, समझ लो आप। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं यदि आप सफल होंगे ना, सच बताऊं मैं एक बड़ा भावुक इंसान हूं, मैंने भावुकता को जिया है, क्योंकि मैं बहुत खराब रिश्ते से निकला और फिर मुझे बहुत टॉर्चर किया लोगों ने। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, उस कॉलेज में पढ़ाने के बाद यदि लोग मुझे जब मिलते थे तो यही कहते थे प्राइवेट कॉलेज में कोई पढ़ा सके, कोई कुछ ही कर सके। मैं जब माना जब तो एलटीसी के मैंने चाहिए तो भी दिखाओ, तो मुझे बड़ा तनाव होता था क्या लोग जीने क्यों नहीं देते। और सच में दुनिया आपको कभी जीने नहीं देगी जब तक तुम अपनी पहचान रिक्रिएट नहीं करोगे। सच बता रहा हूं, और ये बहुत बड़े पल होते हैं। मैं जब 2010 स्कूल व्याख्याता लगा था, मैं पूरी रात नहीं सोया था। मैं उस चीज को सोच रहा था कि कहीं मैं सो जाऊं तो ये सपना नहीं हो जाए, और सपना हो जाएगा तो उन लोगों का मैं सामना कैसे करूं। साजिशें, हादसे जीवन के पार्ट हैं और ये हमेशा होंगे। मैं बहुत सारे, मेरे साथ इतने लोगों ने चीट किया है। अब चीट का मतलब तुम किसी भी रूप में समझ लो, किसी भी रूप में समझ लो। जिस लड़की को मैंने बेहद चाहा उसने मुझे चीट किया। ये अलग बात है कि जब मैं बन गया ना,
तो उसके बाद जब मैं मिली ना, उसकी आंखों में बहुत गजब की लज्जा थी, बहुत गजब की शर्म थी। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में अपने वजूद को सिद्ध करो। जब तक अपने अस्तित्व को सिद्ध नहीं करोगे, लोग हमेशा आपको गिराने का प्रयास करें। और अस्तित्व से बड़ा कुछ नहीं। आज मैं 10 कॉलेज में बात बोल रहा था, लड़कियों की संख्या बहुत है और हिंदी के बच्चों से मेरा बहुत लंबा लगाव रहा है, क्योंकि साइकोलॉजी मेरे से अधिकतर पढ़ने वाले बच्चे हिंदी के बच्चे अलग थे। क्योंकि सीकर में आपकी तरह एक सर है, सर वो पढ़ाते हैं, उनके भी यही बैच चलते थे। तो हिंदी के बच्चों को, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के बच्चों को मैंने बहुत पढ़ाया है। हिंदी से एक स्पेशल अटैचमेंट है कि उनको मनोविज्ञान मैंने बहुत पढ़ाया है। तो मैं ये चाहता हूँ, दिल ही चाहता हूँ कि सच में आप में से अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन हो और उस प्रोग्राम में मैं बतौर गेस्ट आऊं और आपके जो हंसते हुए चेहरे हैं ना, मैं दोबारा उस प्रोग्राम में देखना चाहता हूं। बनावटी शब्द नहीं है, ये दिल से निकले हुए सच्चे शब्द हैं। अब ईमानदारी से हाथ ऊंचे करना कि मेरे इस सपने को कि मैं बाड़मेर की जगह पे दोबारा आऊं, कितने बच्चे आप में से सच करने में अपना रत्ती दाव पे लगा दें। दो चीजें मैंने नोट की। मैं 2-3 जगह आज गया, मैंने हाथ खड़े करवाए, लेकिन हाथों में मैंने ताकत नहीं देखी। सर आप मोटिवेट करते हैं क्या? ये जो ताकत है ना हाथ में, ये बहुत गजब की है। मतलब मैं बहुत अलग फील कर रहा हूँ। मैं क्लास में हमेशा हाथ खड़े करवाता हूँ कोई चीज के लिए, बताओ कितने बच्चे, तो हाथ क्यों खड़े होते हैं? दीदी हमने आयो का दिल फोटो, ये हाथ खड़ा नहीं होता। और ये हाथ जिसका खड़ा है, उस बच्चे ने सच बताऊं संकल्प है, सच में संकल्प है और इसके साथ आगे बढ़ना, सच में आगे बढ़ना। जीत के जाओ, 100% जीतोगे। बस 2-3 चीजें करनी है। मैं 2-4 सवाल भी लूंगा, 2-4 सवाल लूंगा से बच्चों के, ज्यादा नहीं लूंगा। वीरेंद्र धाम ने उनको कहा हुआ मेरा, एग्जाम पैटर्न से कभी मत हटना। सिलेक्शन का सीधा सा रूल है। तुम दुनिया भर के मोटिवेशनल वीडियो देख लेना, मेरे सेशन देख लेना, हर टीचर से पूछ लेना, सबकी अलग अलग बातें होती हैं। आपकी हिंदी में 10 बच्चे सिलेक्ट होंगे, 10 अलग बातें बोलेंगे। पढ़ने के बाद आदमी बनावटी हो जाता है, ये हमेशा याद रखना। आपको कोई बनावटीपन नहीं रखना है, जैसे हो वैसे बने रहना। कृत्रिमता कभी मत लाना। कृत्रिमता अहंकार पैदा कर देती है। जितने नेचुरल रहोगे, गजब की जिंदगी जी के जाओगे। एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना, सिलेबस टू द पॉइंट। हिंदी में आप सर के पास पढ़ रहे हो, सर के बारे में जैसा मैंने सुना है, इतने अच्छे हिंदी को इतने फागुनी से पढ़ाते हैं। मैंने कहा सर ऑनलाइन कोर्स मैं तो कहा कर लो। रास्ता भर के बच्चे, इनका उद्देश्य केवल है बाढ़ में लेक्चर के बच्चों तक कोई सिलेक्शन बनाओ, बाढ़ में लेक्चर के बच्चे ही हिंदी में सब कुछ करें। तो इनका कहीं ना कहीं आपके प्रति बड़ा भाव है। एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना, फ्लैश पेपर को साथ लेके चलना, छोड़ना मत। जितना टाइम सब्जेक्ट को दे रहे हो, सब्जेक्ट आपका सर बहुत अच्छा करवा देंगे, साथ साथ लेके चलना। 15 से पहले के पैटर्न को भूल जाना, लास्ट 4 साल के पैटर्न को फॉलो करना। जितने वीडियो देखोगे, हर व्यक्ति अलग अलग किताबें बताएगा। कोई भी किताब का निर्णय अपने विवेक के आधार पे करो। PYQ 3 साल के जरूर देखो, पता चल जाएगा कौन सी किताब बढ़िया है और कौन सी किताब खराब है। और हर किताब अच्छी होती है, उस किताब को खराब भी तुम सिद्ध करोगे और सही भी तुम सिद्ध करोगे। डिसीजन तुमने ले लिया कि सर मुझे ग्रेड फर्स्ट बनना है, ग्रेड सेकंड हिंदी से बनना है, उस डिसीजन को सही सिद्ध करने में सब कुछ करना। सब कुछ मतलब समझ गए? सब कुछ समझ गए? पूरा कहना है। पूरा मतलब एक मेंटल हेल्थ टॉपिक चलता है ग्रेड फर्स्ट में। आपके ग्रेड फर्स्ट के बच्चे के सभी ग्रेड सेकंड दोनों के साथ में, दोनों के मेंटल हेल्थ टॉपिक चलता है। मेंटल हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आदमी की लाइफ में डिप्रेशन कब आता है, एंजाइटी कब आती है, तनाव कब आती है, जब वो बिखराव आता है। बिखराव मतलब मैं आप में से किसी से बात करूंगा तो पहली बात आप लेके आओगे, सर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, सर मेरी लाइफ में पारिवारिक सिचुएशन, सर मेरी सास तो बहुत खराब है, मेरे वहां भी तो सपोर्ट करे ही नहीं, सर मैंने
बगल में मेरे आदमी इच्छा कोनी सर मेरे फिजिकल में प्रॉब्लम है। आपने अपने आप को डिवाइड कर दिया है। लाइफ में जो तय कर लिया कि मुझे ग्रेटेस्ट बनना है, अपने आप को विभाजित मत करना। पूरी ऊर्जा एक जगह झोंकना। यदि तुमने एक नकारात्मक विचार लिया, एक निराशा भरा विचार लिया, या तुमने अपनी प्रतिकूल परिस्थिति के बारे में सोचना कर दिया, वो आकर्षित होने लग जाएगी। मनोविज्ञान में थोड़ी विजुअलाइजेशन गुरुत्व लेकिन पढ़ोगे तो वहां एक सिद्धांत आएगा, वेक्टर, आकर्षण विकर्षण। ये मेरी रियल लाइफ का फॉलो किया हुआ सिद्धांत है। 3 एग्जाम्पल थे मेरी जिंदगी को, मैं आज भी मानता हूँ जिंदगी कंप्लीट मैजिक है, कंप्लीट जादू है। तुम करके देखना। सर आप इनको क्लास डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं या कुछ करवाते हैं? सर मनोवैज्ञानिक फार्मूला ये है, आप जब मॉर्निंग में उठे हो ना तो एक छोटी सी प्रार्थना करना। प्रार्थना क्या करना? कभी भी मंदिर में जाके कभी भगवान से कभी मत मांगना कुछ भी, क्योंकि भगवान से कभी मांगा नहीं जाता है। आप मॉर्निंग में उठे, आप क्लास में आए, सर 2 सेकंड या 10 सेकंड का मेरा मनोवैज्ञानिक रहस्य है, मैंने इसको अप्लाई किया और बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बदली है। प्रार्थना करें और उस प्रार्थना में अपने आप को उस रूप में देखें जहां आप जाना चाहते हैं। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। यह सबकॉन्शियस माइंड, आपका सबसे पावरफुल माइंड अवचेतन है। आप समझते नहीं हैं, हम जानते नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। मैजिक है, मैं बता रहा हूं। मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, मैंने सब कुछ पाया है, सब कुछ। मैं जो सोच लेता हूं मैं उस जगह पे पहुंच जाता हूं। ये विजुअलाइजेशन की ताकत है। आप मेहनत सब कर रहे हो, सब मेहनत कर रहे हो, गजब तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है। सिलेक्शन सबका नहीं होता है। 2% बच्चों का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन में केवल मेहनत योगदान नहीं देती है, सिलेक्शन में केवल एनवायरनमेंट योगदान नहीं देता है। सिलेक्शन सब चीजों का मिलके और फिर एक संगठित रूप होता है, जिसमें एग्जाम हॉल की परिस्थिति, तुम्हारी मन स्थिति, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा रूम का एनवायरनमेंट, तुम्हारा क्लास का एनवायरनमेंट, तुम किन 5 दोस्तों के बीच में रहते हो। ये 2 दोस्त भी तुम्हारे नेगेटिव हैं, वो नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर भर देंगे। इसलिए मैं कई बार जब भी आप लोगों से मिलता हूं तो मैं बोलता हूं, मेरे पास बच्चे फोन करते हैं और महिलाओं की स्थिति अपने बहुत बुरी रास्ता में, तो एक बार 10 सेकंड रहते तो उनको एक बात बोलता हूँ, बेटा जितनी बार ये कमजोरी व्यक्त करेगी ना, ये कमजोरी तेरी लाइफ को घेर लेगी। कभी भी कमजोरी के बारे में बात करना बंद कर दो। हमेशा अपनी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस आपको पता है कि मेरे अंदर क्या है, उसको दूर करना है, बट स्ट्रेंथ को विजुअलाइज करो। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा, मैं उसके परीक्षा में क्लास खाली होती थी, मैं क्योंकि मैंने मनोविज्ञान को बहुत पहले से मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने इसको बहुत पढ़ा है, दिल से पढ़ा है। मैंने इतिहास को केवल कैरियर के रूप में चुना, मुझे पता है किसी कॉम्पिटिशन को कैरियर कैसे किया जाता है। मैं आज भी कहता हूँ आप लोगों को, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आप लोग पता नहीं कितना स्ट्रेस फील करते हो परीक्षाओं को लेकर। मुझे आज भी कॉन्फिडेंस है, मैं किसी भी एग्जाम को दूंगा, मुझे ये पता है कि यहाँ से ये चीजें आएंगी, ऐसे मुझे करना है, इस समय मुझे ये ताकत लगानी है, इस पेपर में मुझे इतने प्रश्न करके आने चाहिए, यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। ये ताकत अपने आप नहीं आएगी, ये अनुभव से चीजें अपने आप आ जाती हैं। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, किसी टीचर से मार्गदर्शन नहीं लिया, आपको तो लोग गाइड करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा अपने पे काम करो, डेली प्रार्थना करो सकारात्मक शक्ति के ऊपर। 3 घटनाएं मेरी लाइफ की, और तीनों इतनी अद्भुत घटनाएं आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, तीनों की तीनों एकदम सच। ऐसे नहीं पिक्चरों में नहीं दिखा देगा, वो घटनाएं हुई हैं केवल विजुअलाइजेशन से। वो घटनाएं सही नहीं करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ, आप अपने बारे में वो सोचना शुरू कर दो जो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले क्या थे, अब क्या हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अब क्या हो जाना चाहते हो, और तुम क्या हो जाना चाहते हो उसके बारे में सोचना है। अतीत तुम्हारा कितना भी खराब रहा हो, कितना भी खराब रहा हो, कितनी परेशानियां रही हो, वो तुम्हारे वर्तमान को डिसाइड नहीं करेंगे। ना भविष्य ना अतीत, वो वर्तमान को जीना है, कंप्लीटली ग्रोथ जोन में जीना। ग्रोथ जोन का मतलब समझ गए, जो चीज तुम फॉलो करो हर हाल में फॉलो करना। रूम के एनवायरनमेंट को आज चेंज कर देना। एनवायरनमेंट समझ रहे हो, लड़कों को स्पेशली कह रहा हूं, तुम्हारा रूम इतना बकवास होता है, इतना अव्यवस्थित तुम रहते हो, फिर कहते हो रिजर्वेशन हमें मार रहा है, तुम अपने आप को ज्यादा मार रहे हो। रूम को बदलो, रूम में अनावश्यक चीजें हटा दो, सिर्फ सीमित चीजें रखो, और एक फोटो जरूर रखो जो आपको हमेशा मोटिवेट करे। मैं जहां गया, जिस इंस्टीट्यूट में गया, मेरे मोबाइल का वॉलपेपर हर जगह,
समझ लो कौन रहता है? कौन रहता है? स्वामी विवेकानंद। हमेशा रहता है। क्यों रखता हूँ मैं? 4 बजे आँख खुल गई, मोबाइल खोला, विवेकानंद जी को देखा, ऐसा लगा यार 40 साल की उम्र में ये आदमी देश को इतना दे गया, हमें जीवन मिला क्यों है? सच में अपने आप से पूछा करो कि जीवन क्यों मिला है? रोने के लिए नहीं मिला है, शिकायतें करने के लिए नहीं मिला है, असफलताओं को बताने के लिए नहीं मिला है, रिग्रेट्स करने के लिए जीवन मिला ही नहीं है तुम्हें। तुम्हें जीवन मिला है तुम्हारे सपनों की जिंदगी जीने के लिए, और सपनों की जिंदगी जीने के लिए हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। और यदि तुम कर लोगे ना तो ये नहीं हो सकता कि तुम असफल हो जाओ। मैं कह रहा हूं एक भी बच्चा इस चीज को फॉलो कर लेता है उसकी लाइफ में असफलता आ ही नहीं सकती, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं सब कई बार बच्चों से बात करता हूं, मेरा मन करता है कि मैं इनको एनवायरमेंट दूं। मैं इनको बहुत बार बोलता हूं कि तुम्हें चीजें फॉलो करनी है, बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। आप एक बार मेरी बात सुनोगे उसके बाद नहीं कर लेंगे, ये टालामटोल आपको खत्म करता है, डेली खत्म करता है। रूटीन फॉलो करो, डिसिप्लिन फॉलो करो, रूम के एनवायरमेंट को चेंज करो, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत जल्दी आएगी। तुरंत आएगी, कोई एक व्यक्ति बोले नेगेटिविटी आ जाएगी, तो यूट्यूब का वीडियो देखो नेगेटिविटी आ जाएगी, किसी की बात से नेगेटिविटी आ जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम अंदर से बहुत कमजोर हैं। और जीवन कहां से शुरू होता है? अंदर से बाहर शुरू होता है। और अपन क्या शुरू करना है? बाहर की चीज लेके। सर मेरे को मेरी उसने ऐसे कह दिया, सर मेरे स्टाफ वाले ने कहा 2 बार में सिलेक्शन नहीं होता, 5 बार बाद में सिलेक्शन शुरू होता है। ये सब चीजें कहां से लेके आ रहे हो? अंदर की ताकत को बाहर निकालोगे ना तो बाहर की चीजें प्रभावित करना बंद कर देंगे। दूसरों की ओपिनियन कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे ज्यादा बेहतर कोई इंसान नहीं है। तुम अपने ऊपर वर्क करोगे तो जिंदगी में सब चीजें चल के आएंगी। और जिंदगी कभी कुछ नहीं देती है, जिंदगी से छीनना पड़ता है। सिंपल सा बात बोला, समझ गए? मैंने तो छीना है हमेशा। मेरे दोस्त ने कहा कि देसिंग तेरी राइटिंग इतनी खराब है, तेरी इंडिया तो तेरी राइटिंग बहुत खराब लगे, तेरी राइटिंग इतनी खराब है, तेरी मेट होने उससे। मेरे को उस दिन ऐसा फील हुआ पहली बार। लोगों ने तो बहुत बोला, मैथ के टीचर ने बोला कि तू गणित पढ़ाए, तू पास हो जाएगा, लाइफ में बच जाएगा, तो गणित पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन उस दोस्त ने मेरे को बात बोली तो मुझे बुरा फील हुआ। मैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल में था, मुझे लगा कि यदि मैंने इसकी बात को गलत सिद्ध नहीं किया ना तो मैं कंप्लीटली खत्म हो जाऊंगा। क्योंकि फिर आदमी में हीनता के भाव पैदा होते हैं। तुम्हें किसी ने भी कहा, तुम्हारे घर वाले ने कह दिया तू पढ़ जा, तो मन बता दीजिए मैं चैलेंज दूं। उस चैलेंज को तुम रोने लग गई ना तो तुम खत्म हो। तुमने जिस दिन उस इंसान ने कहा कि मैं चैलेंज देता हूं, उस दिन गजब का संकल्प लो। और मैंने ये सोच दिया कि पहली बार नेट कर लो, मैंने नेट कर डाली। समझ रहे? अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि जब उस आदमी की बात को मैं गलत सिद्ध कर सकता हूँ तो मैं हर आदमी की बात को गलत सिद्ध कर सकता हूँ। तो लोगों की बातों को यूं मत लीजिए, परिवर्तन के रूप में लीजिए। यार ये कैसे कर सकता है? कोई आपकी जिंदगी के बारे में डिसाइड कैसे कर सकता है कि तुम ये नहीं करोगे? कोई कैसे कर सकता है कि फर्स्ट क्लास सिलेक्शन नहीं आ सकता? कोई कैसे कर सकता है कि इस परिस्थिति में रैंक नहीं आ सकती? जब दूसरे लोग हमारी जिंदगी को निर्धारित करने लग जाएंगे इसका मतलब तो कुछ हो ही नहीं। और मनोविज्ञान में जो एक शाखा चलती है, आपने पढ़ा अस्तित्ववाद, कार्ल रोजर्स वाला, अलैन मिश्रो वाला। अस्तित्ववाद ये कहता है कि तुमसे बड़ा कोई नहीं, तुमसे बड़ा ना आदमी को बीमारी हरा सकती है, ना परिस्थिति हरा सकती है, ना असफलता हरा सकती है, जब तक वो हारना नहीं चाहे। और अस्तित्ववाद के अंतर्गत इतने यूरोपियन में इतने पागलों का इलाज किया गया क्योंकि वो पागलों ने कहा तो पागल है, और पागलपन को उन्होंने बड़ा मान लिया। तो उन्हें कहा गया कि तुम कौन हो? तुम्हारा जीवन बड़ा है, पागलपन या कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। जीवन हमेशा अपने आप को बड़ा मानते चलो। जब चीजों को छोटी मानोगे तो जिंदगी बहुत आसान लगना प्रारंभ हो जाएगी। एडवर्ड टॉलमैन का नाम पढ़ा साइकोलॉजी में? पढ़ा है? टॉलमैन एक सिंपल सी बात बोलता है, अपनी सिलेक्शन से बेस्ट सिद्धांत। मैं जब उसकी क्लास लेता हूँ टॉलमैन और कुर्ट लेवी की, तो बच्चे कहते हैं कि सर जीवन को जीने, उस सिद्धांत को रियल लाइफ से जोड़ना। टॉलमैन एक लाइन बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट अनुक्रिया है कि रास्ते। कौन इंपॉर्टेंट है? अब देखो ये चीज आपने नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पढ़ा। टॉलमैन में पूरा सिलेक्शन का फार्मूला छुपा हुआ है, कुर्ट लेवी में छुपा हुआ है। इन दोनों सिद्धांतों को जिस दिन तुम समझ जाओगे ना उस दिन तुम्हारे दिल और दिमाग से डर खत्म, कंफर्ट जोन खत्म, दूसरों की ओपिनियन खत्म, नेगेटिविटी खत्म, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि दोनों ने प्रैक्टिकल थ्योरी दी है। टॉलमैन कहता है
कि तुम 12 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, तुम्हें नहीं पड़ेगा। तुम किस चीज को पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो। किताब अच्छी है, रास्ता सही है, तो 5 घंटे पढ़ के सफलता प्राप्त की जा सकती है। और रास्ता गलत है, पढ़ने का तरीका गलत है, एग्जाम पैटर्न अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हो, तुम 24 घंटे पढ़ लेना सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज के सेशन से एक सिंपल सी बात सीख के जाना, रास्ता सही होना चाहिए, किताबें सही होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न से कभी मत हटना, अपने ऊपर गजब का विश्वास रखना। बाहरी ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सातवीं अंतिम बात, आज से प्रार्थना करना शुरू करना, विजुअलाइजेशन करना। जब भी नेगेटिव आता है कागज पे लिख के फेंक देना, पॉजिटिव बात के बारे में बार बार सोचना, वो तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड उसको बार बार रिपीट करेगा, तुम्हारी जिंदगी में वो सब चीजें आ जाएंगी जो तुमने सोची है। कंप्लीट अल्लाउद्दीन का चिराग है विजुअलाइजेशन। अनकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी मत डालना, वरना नेगेटिविटी फैलती जाएगी। वहां तुम्हें वो डालना है जो तुम लाइफ में बनना चाहते। समझ में आ गई बात? अब कोई विशेष सवाल हो पूछे, फटाफट उसका जवाब दूंगा। कोई प्रॉब्लम जो आपको लगता है इस तरह ये चीजें दिक्कतें पैदा करती हैं, कोई भी विशेष बात? हाँ, इसका एक लेवल आपको लग रहा है कि मैंने तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे कर ली, फिर एग्जाम में जाके हम अच्छा नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब लेक ऑफ कॉन्फिडेंस और कोई कारण नहीं है। या तो आप एग्जाम पैटर्न को समझ नहीं पाए, आपको लगा कि मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन तुम एग्जाम पैटर्न में कोडिंग पढ़े नहीं। या कई बार क्या होता है, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि बहुत अच्छी मेहनत नहीं की, लेकिन एग्जाम होने से पहले इस मूड में गए, ना होगा तो भी क्या, समझ रहे हो? ये होता है कि आदमी के अंदर डर नहीं है, तुम्हारे अंदर ही लग रहा है कि सब मन हर हाल में सिलेक्शन चाहिए, नहीं हो तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो विचार नकारात्मक है। और इससे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर 2 प्रकार का होता है, यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस लाइफ को, एग्जाम को खत्म कर देता है। मैं जब भी एग्जाम देने जाता हूँ ना, तो मेरे अंदर यूस्ट्रेस आता है, पता नहीं क्या, भगवान का आशीर्वाद मानो, मैं उत्साहित होता हूँ। आप में से कितने बच्चे एग्जाम के नाम से उत्साहित होते हैं? ईमानदारी से आप मुझे बताओ। कोई बात नहीं होते तो इसका अभ्यास करो, उत्साहित हुआ जा सकता है, ये प्रार्थना से आएगा। अधिकतर बच्चे एग्जाम के नाम से स्ट्रेस होता है, ये खत्म कर देता है तुम कितनी प्रिपरेशन कर लोगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ, और ये किससे बढ़ेगा? सकारात्मकता के अभ्यास से। समझ लो, जो चीज तुमने की है उसके बारे में बार बार सोचो कि मेरा अच्छा होने वाला है, और मेरे पास होने कुछ नहीं, सब कुछ चीजें अपने आप आएंगी। और क्या बाहर हो गए, अच्छा हो जाएगा इस बार। फिर दिक्कत हो, एक बार एग्जाम से पहले मेरे से फोन पे बात करना, सिलेक्शन नहीं हो तो मैं बता दूं। और बताओ, और देवता घर आते हैं, हम देवताओं के वहां जाते हैं। सवाल लीजिए, अपन को टाइम दिया 5-10 मिनट, आराम से आपके मन की बात है, खुले मन से। बहुत ताकत है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, याद रखना। ये तो बेचारे कुछ नहीं बैठे हैं, इतनी ताकत को तुम्हें देख देख के पहले भी खत्म थी, और आपने लोग खत्म कर दिया। देखना आपसे हमेशा याद रखना इस चीज को। पुरुष को हमने पहचान दी कि ये मर्द है, ताकतवर है, सच में अपन जितने कमजोर उतने कोई नहीं है। मैं इसलिए क्लास में अपना बैठने से लड़कों का कुछ ज्यादा देता हूँ, बैठे बैठे से आप हमारे क्लास की बात करते हो, मैं कहता हूँ तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उतनी में 10% ही लेके चलो। एक या 2 बार चांस लेंगे, उसके बाद सर थोड़ा पार पड़ा छोड़ देना। लड़कियां सर 10 साल लगातार तैयारी कर सकती है, मेरी हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि इनको भगवान ने साइकोलॉजिकली ऐसा बनाया। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उतनी किसी में नहीं है, तुम जितना सहन कर सकते हो तो सहन नहीं कर सकते। इसलिए मैं इन सबको पूछ लेता हूँ कि यार ये विचार बहुत अलग है। सच में बाबा, और आने वाले टाइम से 10 साल बाद में तो अपनी भूमिका भी यहाँ की होगी, यहाँ समझ लो। हमें वही करना है, बच्चों को पालने पोछे लगाने, 5 साल में नौकरी नहीं लगेगा ना, तो हालात वही आएंगे। याद रखना इस चीज को, तो 5 साल में बदल लेना अपने आप को, ये हालात बड़े खड़े होने वाले हैं। हाँ बताएं। हाँ, एग्जाम की तैयारी अच्छी करती हूँ, और जस्ट एग्जाम से महीने भर पहले या 15 दिन बहुत बड़ी समस्या आ जाती है और मैं पीछे रह जाती हूँ। वो समस्या अमूमन कई बार आना सर मैं आपसे रिपीट क्या सी पढ़ती हूँ, आपके
और समस्याएं, मुझे लगता है प्रॉपर निदान करो। समस्याएं तो आएंगी जीवन में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो जब बड़ी समस्या आती है तो मुझे लगता है कई बार मेरा इंडिविजुअल विचार है कि मेरी लाइफ को हादसों के गजब का बना है। सच बताओ, नहीं मेरी लाइफ में हादसे नहीं होते ना, तुम आज यहाँ नहीं होता। अब तुम्हारी लाइफ में हादसे हो रहे हैं ना, उस समय हिम्मत रखो। देखो आंसू को कभी मत बहाना, एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, इनको ताकत बनाओ। ये याद रखना इस चीज को, जिस दिन तुम ताकत बनाओगे ना, सच में तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम क्या हो। मैंने भी सुबह एग्जांपल दिया था, जब एक बाहर की न्यूज कटिंग देखी होगी आपने, एक महिला है, उसका बच्चा टेम्पो के नीचे दब गया, 16 सेकंड में 48 किलो वजन की महिला ने उस टेम्पो को खड़ा कर दिया। यदि उसकी जगह पुरुष होता ना तो बचाओ मेरा बच्चा दब गया। उस महिला ने ना इधर देखा ना उधर देखा, गई और ताकत लगाई। ये आंतरिक बल महिला की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो इसको अपने ऊर्जा का केंद्र बनाओ, 100% जीत जाओगे। प्रॉब्लम जीवन का पार्ट है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आए, और प्रॉब्लम आ रही है तो वो ये चाह रही है कि तुम सच में ताकतवर व्यक्ति हो, क्योंकि ताकतवर व्यक्ति के अलावा प्रॉब्लम आएगी नहीं आती। इनको मतलब ऐसे वीकनेस के रूप में मत जारी करोगे सर, हर बार क्या होता है। इस बार देखना आपका सिलेक्शन होने वाला है, बस प्रार्थना कीजिएगा अपने आप को बनते हुए, और सर मुझे बुलाएंगे और विश्वास के मुझे आदत करना हो जाएगा, मुझे 100% होगा सर, इसका होगा। बट ये विश्वास तो खुद अपने ऊपर रखना, जो मैं बात बोल रहा हूँ, समझ रहे? इसको कमजोर मत होने देना, हर दिन इसके लिए प्रार्थना करना। आपसे बात करना बहुत छाती दिल है, आपसे बात करूं। और इस बार जब देने जाओ ना, कोशिश करेंगे अपन कि मैं कोई सेशन करूंगा या सर के माध्यम से आपके बच्चों के कोई ऐसा जूम या ऐसे मीटिंग के माध्यम से हो जाएगा, जहाँ ऐसे बच्चे जो एग्जाम से 1 महीने पहले या 20 दिन पहले बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, या जिनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है, उनसे मेरी जरूर बात करवाना, ये मान के चलना कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखें, ये मेरा विश्वास है। जवाब बताओ देवताओं, मैं लड़कों को देवता बोलता हूँ सर, महिलाओं को देना, क्योंकि मुझे इनकी तरफ बहुत वो है। एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। जिन बच्चों की प्रॉब्लम है कि आते ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कोर्स पढ़ लिया आपने, 2 या 3 बार रिवीजन करना है, ये याद रखना, 3 बार मिनिमम रिवीजन करना है सिलेबस का, जीके पेपर भी सब्जेक्ट भी। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन जो करना सर, चलाते हैं 50 बार रिवीजन हो जाता है। एक टेस्ट हो गया, एक ऑफलाइन टेस्ट जरूर देना क्लासरूम के हिसाब से, वो एक चार्ट बनाना, ठीक है, 30 टेस्ट जो होते हैं, चार्ट बनाना उसको, ये हर बच्चा फॉलो करेगा, और उस चार्ट में हर टेस्ट के बाद तुम एनालिसिस करोगे, कितने पसंद किए, कितने गलत हुए, कितने मैंने आते हुए गलत कर दिए, कितने मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में कर दिए, और कितने कॉन्फिडेंस के अभाव में कर दिए। पूरा पेपर एनालिसिस करोगे, टेबल बनाओगे, चार्ट बनाओगे, उसको सेकंड टेस्ट में देखोगे कि मैंने 10 गलतियां की, मैं अगली बार नहीं करूंगी। तीसरे टेस्ट में आपकी गलतियां घटते घटते, ये हमने इस बार ग्रेड टेस्ट में बहुत सारे बच्चों के साथ इस फार्मूले को यूज किया था, जो पर्सनली जिन बच्चों को मैं काउंसलिंग देता हूँ, गाइडेंस देता हूँ, तो उनमें से 14 बच्चों में से 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन की स्टेज पे हुआ कि उनका नेगेटिव मार्किंग हो जाती थी, बस केवल एक्सरसाइज करवाई मैंने उनको, मैंने बताया कि ये करना है, उन्होंने वो चार्ट मेंटेन किया, मैंने उनका वो चार्ट देखा, लास्ट में जाके उनकी गलतियां होनी बंद हो गई, और उनका कॉन्फिडेंस इतना गजब का था कि सर हम एक ही प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे, हमें पता चल जाएगा ये नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। तो इसका एक ही तरीका बेटा, रिवीजन और विश्लेषण, पेपर के जस्ट बाद 300 पेपर का एक चार्ट बनाना, और उस चार्ट में एक पॉइंट को नोट करना कि कहाँ गलतियां कर रहे हो, और वो हर सेकंड पेपर के बाद वो गलतियों की संख्या कम होती जानी चाहिए। इससे बड़ी कोई तरीका नहीं। और बताएं, और बताओ जवानों, हो जाएगा सबका? इसमें चलो बढ़िया। आरपीसी से इजी कोई एग्जाम नहीं, आरपीसी से बढ़िया कोई संस्था नहीं है। अब विद्युत सेवा चयन बोर्ड की कोई गारंटी नहीं है कि पेपर की जैसा आसे का प्रश्न आसे वो मानने की वो आंसर भी बच्चों को नहीं है। आरपीसी का सीधा पैटर्न है
जहां से प्रश्न आना है, मैं साइकोलॉजी कुछ छोड़ा मैं बता दूं कि टॉपिक से प्रश्न आओगे वहीं से आएगा, फिक्स है, पैटर्न फिक्स है, ठीक है। ऐसे जीके का पैटर्न फिक्स है, तो आरपीसी की भर्ती की प्रिपरेशन करना आसान है। और इसके साथ चीजों को यूं लेके चलो, आप केवीएस में आ रही है वैकेंसियां, एक प्रिपरेशन में दोबारा वैकेंसी आ रही है, एएमआरएस में आ रही है। यदि एक बार ढंग से तैयारी कर लोगे ना तो दूसरी अपने आप हो जाती है। एक बार सीरियसली करो बस। और कोई प्रश्न बताओ? सर प्रश्न गलत होते हैं, वो उसका रीजन ये कि अपन के बारे में सोचते हैं कि नहीं मुझे बहुत गजब का पढ़ना चाहिए, बहुत गहन पढ़ना चाहिए, जबकि अपन सरल चीजों को इग्नोर करते हैं। तो आप थोड़ा सा इसके लिए दो तरीके हैं, पेपर देखोगे ना, आरपीसी के पेपर आउट प्रिंट आउट निकालो, या तो आपको एक गाइडेंस आती है निकाल ले लो, लेकिन गाइडों में भी गलतियां बहुत होती हैं। मैं ही मानता हूं कि एक सही बच्चा और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने वाला बच्चा प्रिंट आउट निकाल के और फिर उसका अभ्यास करेगा, तो उससे आपको पता चलेगा कितने परसेंट सरल आते हैं। 30% तो इजी आएंगी। अब आपको धीरे धीरे पेपरों का अभ्यास करोगे तो आप जब किताब पढ़ोगे ना तो आपके खुद दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये चीजें आ सकती हैं। तो वही चीजें आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगी। तो ये जो सरल प्रश्न गलत होते हैं ना वो नहीं बंद हो जाएंगे। चीजों को निम्न लेवल की चीजें, जो निम्न सरल चीजें उनको सबसे पहले पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। भाई मोस्टर चीजें तो क्या है, 20% प्रश्न आते हैं, वो आपकी गलत भी हो सकते हैं और तो भी गलत होंगे, लेकिन यदि सरल प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं तो आप कंपटीशन से क्या हो रहे हो, बाहर ही हो रहे हो, ठीक है। और हर एग्जाम में 30% सरल प्रश्न आते हैं। तो ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन पेपर आरपीसी के प्रिंट आउट निकालो और वो साफ रखो, उससे ज्यादा ये गलतियां होंगी बंद हो जाएंगी। चेहरे पे गंभीरता और जो है ना वो देखो। हाँ, और सर आपका ये जितने भी सिलेक्शन हुए राजस्थान में अच्छी रैंक से हुए, सिलेक्शन तो हमारा हो जाएगा, ये कंफर्म हो गया। हाँ, अब ये कुछ विशेष ऐसा कर रहे हैं कि राजस्थान में अच्छी रैंक मिला है। देखो अच्छी रैंक के पीछे बताओ मैं थोड़ा रीजन क्या है। जैसे मेरे सर मेरा एक बैच था, मैं वैसे बोलते जुजनों से बिलोंग करता हूँ और जुजनों में बहुत सिलेक्शन दिए, मतलब रैंक वाले सिलेक्शन दिए। मैं वैसे क्लास में बैच रहा था एग्जाम से पहले 1.5-2 महीने पहले, ठीक है। योगेंद्र जिस भर्ती में फर्स्ट रैंक आई उससे पहले वाली भर्ती में मेरे पास 175 बच्चे थे, उसमें कोई 70-80 बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे, लेकिन उसमें हर विषय के सब टॉप रैंकर थे। पता मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। साइकोलॉजी तो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, फर्स्ट बैच में पढ़ाऊं, लास्ट बैच में पढ़ाऊं। मैंने इतना किया कि उनके अंदर के बैच में उनके अंदर के डर को समाप्त कर दिया। समझ गए ना? रैंक हमेशा किससे आती है? जब आप पेपर देने से पहले निर्भीक हो जाओगे ना तो तुम्हारे रैंक अपने आप बन जाएगी। ये याद रखना। आप लास्ट टाइम में कुछ ऐसे लोगों से, जैसे मान लीजिए सर हैं या 2-3 पॉजिटिव विचार वाले लोग हैं, उनसे जरूर संवाद किया करो, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो रैंक में कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा योगदान होता है। आत्मविश्वास जिस बच्चे का बेहतर है ना वो रैंक की तरफ हो जाता है। बाकी तो कंटेंट आज के टाइम में सबके पास समान है। आपके स्पेस में टॉपिक वाला भी होगा और आपके बचने से फेल भी होगा, दोनों होंगे ना। कंटेंट का भी पास होगा, तो फर्क किस चीज का है? आत्मविश्वास का आएगा, डिप्रेशन का आएगा, पेपर पैटर्न को समझ नहीं पाने का आएगा। जो पहले तनाव से गिरा बच्चा जाएगा वो फेल हो जाएगा और एक बच्चा आपसे क्लास में टॉपिक ले जाएगा। टॉप 10 क्लास आसान करेंगे। अच्छा, खतरनाक है इनको पहली रैंक चाहिए। पहली रैंक से ये चीजें मैं तो नहीं कहता कि अंदर के डर को समाप्त करो ना। पॉजिटिविटी मात्र क्या जो रैंक की तरफ आप अग्रसर करती है, ठीक। जो मैंने फर्स्ट रैंक वाले बच्चों से बात की, जैसे इस बार 7 बच्चे सब फर्स्ट रैंक वाले थे, अलग मिशन है, ठीक है। जब साइकोलॉजी मेरे से पढ़ी में बात की तो उनको जब हमने प्रोग्राम में बुलाया तो मेरे को ये चीज फील हुई कि उनमें क्या स्पेशल था। दूसरी चीज उनमें एक स्पेशल चीज बताऊं क्या हुई कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा कोई कोचिंग भी नहीं की थी, बट संक्षिप्त मैटर को कई बार पढ़ना, एक चीज तो मैंने नोट की, ठीक है। दूसरा उनका रिवीजन गजब का था। तीसरा उनका कॉन्फिडेंस लेवल का, कि उन्हें ये डर नहीं था कि हमारा नहीं होगा। जिंदगी में नई शब्द जब लेके चलोगे ना तो वो फैलता जाएगा, क्योंकि वाइस है और कुछ नहीं है। समझ ना? तो इस समस्या के बारे में सोचना चाहिए ना कि एग्जाम से पहले हर महीने मेरे पास समस्या क्यों आती है, तो समस्या को आकर्षित कर देगी। समझ ना? इसलिए इस बार मत सोचना, इस बार तुम समस्या आई तो ये सोचना कि शायद ये अच्छे के लिए आई, और लाइफ में हमेशा अच्छे के लिए होता है। उस लड़की ने मेरे साथ गलत नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता।
मैं पागल हुआ घूमता उसके चक्कर में। कुमार विश्वास के साथ उस लड़की ने धोखा नहीं किया होता तो आज कुमार विश्वास को कोई नहीं जानता। जिंदगी में प्रॉब्लम्स का आना लाइफ में बड़ा परिवर्तन होता है, इसलिए आज से वो समस्याएं होना जरूरी है। और बताओ, सेल्फ मोटिवेट होता है आंतरिक आवश्यकता से। सॉरी, मैं मान लो मेरी मोटिवेशन वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं क्यों बनाता हूँ? इसका उद्देश्य है कि मान लो 10 बच्चे 10 दिन पढ़ाएंगे, कि पहले मेरा वीडियो देखी 5 दिन उसकी पढ़ाई होगी, तो 5 दिन तो उसने पढ़ा, लेकिन 5 दिन बाद फिर डाउन होगा। हर आदमी के साथ है, मेरे साथ भी होगा। आप लोग इतना मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ, लेकिन जब आपकी आवश्यकता बहुत बड़ी या आंतरिक भूख बहुत बड़ी हो जाती है ना, तब आप कभी डिमोटिवेट होंगे नहीं। आंतरिक आवश्यकता समझ लो कि तुम ही यहाँ क्यों बैठे हो, तुम ही इस बैच में सिलेक्शन क्यों लोगे, ये सवाल जिस दिन अपने आप से पूछोगे ना, डिमोटिवेशन कभी आएगा नहीं। आंतरिक भूख को बड़ा बना लो, फिर तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि मैं सब थक रहा हूँ, हार रहा हूँ। डिमोटिवेशन तब आता है जब तुम आंतरिक भूख को दबा के और ये सोचने लग जाते हो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, मैंने कोचिंग की फिर भी नहीं हुआ तो, मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ बाढ़ में रह के फिर भी नहीं हुआ तो, तुमने उन चीजों को बड़ा बना दिया और जो तुम्हारी वजह थी उसको क्या बना दिया, छोटा। तो आंतरिक भूख को खाद दिया करो डेली, ये बड़ी होनी चाहिए, ये जितनी बड़ी होगी कभी थकान होगी ही नहीं। समझ आ गई बात? समझ आ गई ना? मुझे ये गजक खाने का बहुत शौक है सर, तो जब यूनिवर्सिटी में था उस समय बहुत चैलेंजेस थे। एक बार मेरे सुसाइड का थॉट भी आया था कि मेरे एमए प्रीवियस नंबर कम आ गए, सर घर वालों ने मुश्किल से भेजा था, मैं लगा मर जाएंगे बेटा। हर आदमी की जीवन में ऐसा काल आता है, मैं हॉस्टल की छत पे जाकर वापस लौट आया। मुझे लगा कि यार जीवन इसलिए थोड़ी मिला मरने के, ठीक है। उसमें मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मुझे लगा मर जाना चाहिए, कि सब लोग क्या कहेंगे कि तुम्हें परसेंटेज से इतनी लेट कैसे होगी। अगली बार मैंने 78 पढ़े। जिंदगी में चीजें आपको बहुत आगे लेके जाती हैं। तो मैं वहां रहता था, सब तो संडे को डाइट ऑर्डर ली थी, तो पापा 600 रुपए भेजते थे, तो उसमें डाइट मेस का संडे का मतलब खाने के पैसे नहीं बचते थे। तो ऐसा हॉस्पिटल है, वहां पे सर भिखारियों के लिए वो लगते हैं, वहां पे वो बाहर बनाते हैं रोटियां, मैं वो खाने जाता था, ठीक है। और मेरे साथ वाले ताजा पार्क में जयपुर का हनुमान ढाबा में खाना खाने जाते थे। मैं हमेशा अपने आप को ये सोचता था, सोचते रहता था कि बेटा आज वो पता नहीं क्या क्या गजब की चीज खा रहे होंगे, और तुम ये भिखारियों के बीच में बैठ के तेल की वो रोटियां जहाँ मक्खियां बना रही हैं। अब मैं चौड़ा रास्ता से जब गाड़ी लेके निकलता हूँ, मुझे याद आता क्या टाइम था। लेकिन मैं हमेशा उसको कमजोरी ना मान के मैं भगवान को दोष ना देके मैं सोचता था कि स्थिति बदलने बेटा अपने को ही है। समझ लो ना, ये जिंदगी भर की नीयत बन जाएगी, वरना ये रोटियां खाना, ठीक है। मैं आते ही अपने आप के अंदर वो चीजें लिखता था, डायरी बहुत लिखता था मैं, और वो लिख के वो चीजों को कि इनको अपने को बदलना है। तो मतलब उन चीजों को चैलेंज को वापस रिलेज के रूप में लेता था कि अगर इस तरह को बदलना तो अपने को बड़ा आत्मबल पैदा करना पड़ेगा। और आत्मबल बाहर से नहीं मिलता है, आत्मबल कहाँ होता है? तुम्हारे अंदर होता है, बाहर से कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारे अंदर इतनी अथाह शक्ति है, तुम सोच ही नहीं सकते कि तुम कितनी शक्ति से बड़े बड़े। एक बात हाँ सर, आपको मैंने सजेस्ट किया, मैंने कुछ पढ़ी है जी, मैंने 5 साल पढ़ी। अच्छा तो जैसे नए स्टूडेंट के लिए सरल तरीके से हाँ, आपकी उसमें जो नोट्स है एनसीईआरटी की भी है, हाँ, राजस्थान वाली भी है, अरुण कुमार सिंह की दो चीजें होती हैं सर। आप एक बुक्स बता के फिर आप वाली सजेस्ट मैं करूँ। मेरी वाली किताब शुरुआत पहले बच्चा लेगा तो उसको हार्ड लगेगी, ठीक है। उसके 2 रीजन है सर। मैंने जो किताब लिखी है वो कई किताबों का मिश्रण लिखा, मैंने उस किताब में ये तय किया कि उस किताब से बाहर प्रश्न नहीं आना चाहिए। और ये शायद 8 साल का रिपोर्ट भी है कि आरपीसी ग्रेड फर्स्ट का इस बार पेपर अच्छा आया था, सेकंड का अच्छा आया था, लेकिन अपनी किताब से एक प्रश्न बाहर नहीं था, लेकिन वो नए बच्चों के लिए हार्ड लगती है। तो उसमें कंटेंट मैंने खूब डाला, कंटेंट खूब डाला। तो 2 चीजें हो सकती हैं, आप यदि पढ़ सकते हो तो पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। उसके साथ पीवाईक्यू पढ़ें, उसके साथ इमेजिनेशन करें। साइकोलॉजी इमेजिनेशन का विषय है, साइकोलॉजी रखने वाला विषय है ही। आप सब चीजों को पढ़ें तो उसकी प्रतिबिंब बनाएं, एक 2 तरीका होता है। 2 तरीका हो सकता है कि आप दूसरी किताब पढ़ना चाहें तो मैं सजेस्ट करूंगा, अरुण कुमार सिंह की किताब आती है, गाइड मत खरीदना। आप कोई पति सी गाइड खरीद के लाओगे, प्रश्न आएंगे नहीं। मैं
ये देख रहा हूँ एक एडिशन चेंज कर देते हैं, बाकी आप जो इनकी पत्ती किताब चलती है ना साइकोलॉजी की, जिनका भी नाम है, आप उनकी किताब पेपर से पहले वाला एडिशन उठा के देखना कि आपकी 20 प्रश्नों में से 13-14 प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। और साइकोलॉजी डिफरेंट पैदा करेगी। अरुण कुमार सिंह की किताब आप पढ़ सकते हो पहली बार स्टूडेंट समझना चाहते हैं तो, और मेरी वाली किताब यदि समझ में आ रही है तब तो उसके अलावा आपको पढ़ना कुछ है ही नहीं, समझ में आ रही है तो हाँ ये डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ कुमार सिंह पढ़ना, उसके अलावा मत देखना कुछ भी, ठीक है। डायरेक्ट मत देखना, तो डायरेक्ट वीडियो में तो वही एक लाइन की चीजें मिलेगी तो समझ कहाँ बनी, समझ तो बनेगी नहीं आप, फिर तो मतलब ही नहीं है। और टीवाई के देखो, टीवाई की तो मैंने किताब निकाली और शायद सबसे बेहतरीन किताब है मार्केट में, मैं अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहा हूँ, कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन किताब है, मैंने उसमें व्याख्या सबसे ज्यादा डाली है उसमें लेटेस्ट, उसके 5 साल के पेपर देखना, आपको पूरी साइकोलॉजी का पता चलेगा कि साइकोलॉजी में लेवल कहाँ का है। लेवल बहुत अच्छा है सर लास्ट के पेपरों में, मैं डरा नहीं रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। आप फोर्थ लेवल और टॉलरेंस के प्रश्न कभी नहीं आते थे, अब उनके अंदर के प्रश्न आ रहे हैं गजब वाले कि लाइफ स्टेज है क्या, उसमें क्या क्या चीजों को शामिल करते हैं, एडवर्ड टोलमैन के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है। एडवर्ड टोलमैन आप गाइडों में देखोगे तो उसकी 2-4-5 लाइनें मिलेगी और प्रश्न का आ रहा उसके अंदर से एकदम, तो थोड़ी सी आपको मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, ठीक है। हिंदी तो आपका सबका बढ़िया नहीं, ठीक है। और साइकोलॉजी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लो। टेस्ट पेपर में देखो हर किताबें अलग अलग हैं, आप हिंदी के बाद तो सब टेस्ट पेपर करवाते हो बच्चों अपने हिसाब से पढ़ लो, जहाँ पे आपको बेस्ट लगता है, सबकी किताबें अपनी बेहतरीन होती हैं। आप कोशिश करो कि इतिहास लेसन करते हैं तो ओल्ड एजुकेशन से ही कंप्लीट पेपर आ जाता है, बहुत ज्यादा अनावश्यक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। केवल एक राजव्यवस्था वाला पार्ट है कि प्रॉब्लम पीरियड करता है, इसको थोड़ा सा पढ़ना, तो इस सबकी किताब मैं भी दे दूंगा और सामने लिखे तो मेरे बड़ी बहुत बढ़िया लिखोगे, इसकी किताब बहुत अच्छी मार्केट में नहीं है। जो राहुल चौधरी की किताबें सजेस्ट की जाती हैं वो भी मैं भी चर्चा कर रहा था, उसको इतनी अच्छी देखो मैं ईमानदारी से बताऊं कि हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें चलती हैं, यदि आप ये चाहते हो एक भी प्रश्न बाहर नहीं आए तब तो एक किताब है प्रोपोजिशन पर जाती, वो बहुत गजब का मैटर उसमें, ठीक है। प्रश्नों से बाहर नहीं आएगा, बट वो हार लगी। और दूसरी किताब पवन जी की है और एक है सुगम पब्लिकेशन की गौरव सिंह घाणेराव की। मुझे सबसे संतुलित किताब तो लगती है गौरव सिंह घाणेराव वाली, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको पर्सनली पढ़ा है, मैंने पर्सनली उस किताब को पढ़ा है और मैं पर्सनली बच्चों को मैंने सजेस्ट किया उस किताब को। ये तीनों किताबें हैं, अब तीनों किताबों में मैं किसी एक लाइन को नहीं कहूंगा, मैंने कहा मेटर के हिसाब से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी बोले, लेकिन आपको हार्ड लगेगी, समझिए आप। बाकी इन दोनों किताबों से आप ये देख सकते हो कि आपको किसकी लैंग्वेज अच्छी लगती है और क्या लगती है, तो आप ये देख सकते हो। और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसकी ओल्ड पीवाईक्यू निकाल लेना, अधिकतर प्रश्न वहीं से आ जाएंगे, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट में कलाम एप्लीकेशन की किताब बढ़िया है, आप देख सकते हो, मोटी जरूर है, क्लिष्ट जरूर है। एक अवधि से सर हम प्रयास कर रहे हैं, जितने भी शिक्षा विभाग में मेरे मित्र हैं डिप्टी डायरेक्टर, वो उनमें मिलके जितनी करंट के शब्द में जितनी योजना है उसको बहुत इजी लैंग्वेज में एक अलग रेखाचित्र के रूप में वो आ जाए तो उसको एक बार देखना, मैं नहीं कहता उसको पढ़ना, तब तक कलाम पढ़े, बढ़िया किताब है वो, ठीक है। लेकिन इसको मैनेजमेंट को अपडेट नहीं, क्योंकि पुराना एडिशन चल रहा है, तो एक बार नहीं मत खरीदना, ठीक है। तीसरा पार्ट आपका क्या बच गया, हिंदी तो आपकी गई, इंग्लिश देखिए तो भी आपकी सबसे आसान और जिंदगी भर काम आएगी, या और कोई आपने पढ़ रखी तो पढ़ लेना। साइंस की केवल ऑल्ड पीवाईक्यू निकाल लेना, ऑल्ड पीवाईक्यू उसी में से प्रश्न आ जाएंगे, या कोई बहुत पतली सी बुकलेट हो तो देख लेना, आपको मार्केट में चलेगी, कोई होगी तो सर मैं आपको नाम लेके भेज दूंगा, मैं ईमानदारी से राय दूंगा आपको, मेरा कोई जुड़ा हुआ नहीं होगा, मुझे लगेगा ये बच्चों को पढ़नी चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। फिर बच्चे मैथ रीजनिंग की, मैथ रीजनिंग की एक तो हमारे पब्लिकेशन से आती है, नकुल पालिकी जो टॉपर रहे हैं भर्तियों में तीनों बार, उनकी हमने खुद एक एप्लीकेशन पर पार्ट की। इसके अलावा कोई और किताब आपकी नजर में हो, मैं तो वही सजेस्ट करूंगा कि इसके बाद थोड़े 20 से 20 प्रश्न आए थे, तो बाकी आपको कोई और अच्छी लगती है तो आप देख लेना, भाषा अच्छी लगनी चाहिए। सबसे बड़ी हिंदी वाले स्टूडेंट की सब प्रॉब्लम ये है मैथ रीजनिंग, इस पार्ट को कहीं से भी ऑनलाइन या कैसे भी कर लेना, रीजनिंग तो कम से कम कर लेना, समझ रहे हैं बढ़िया, आप बढ़िया करवा रहे हैं तो कर लो सबसे, फिर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो किताब खरीद सकते हैं, बढ़िया। ये पार्ट ऐसा है हिंदी वाले बच्चों को जरूर करना चाहिए, सबका कमजोर होता है भाई, हिंदी एडिशन करना नहीं करेगा आपके,
यदि तो आप सबके पास पढ़ोगे तो आप सब एक जैसी होगी। अब आपकी क्लास में यदि आपने कोई डिफरेंट पैदा करेगा तो मैथ रीजनिंग करेगी, साइकोलॉजी करेगी, मैनेजमेंट करेगा, ठीक है, इंग्लिश वाला पार्ट के 5% करेंगे, साइंस वाले 5% करेंगे, ये आपको डिफरेंट बनाएगा। तो उस पार्ट को आप साथ लेके चलो, छोड़ना मत। हिंदी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, मुझे पता सर ने जैसा बता ये रीति बात करवा दिया, तो उनको साथ साथ लेके चलो, चीजें हो जाएंगी। और बताओ सर, करंट अफेयर नहीं बंद करना, पढ़ो तो मेरे कोई मोमेंट से बढ़िया कोई किताब नहीं, मोमेंट से बढ़िया सबसे पुरानी किताब है। और यदि मंथली क्रोनोलॉजी पढ़ते हो तो कोई जरूरत नहीं और कुछ भी पढ़ने की। मुंबई का अर्धवार्षिक है, वार्षिक लिया ना, क्योंकि मैंने उसको बहुत बार पढ़ा है, आरएस के टाइम, कॉलेज के टाइम, और वो बहुत बढ़िया किताब है, मेरे कोडिंग में पढ़नी चाहिए, उसके बाद कुछ देखना चाहिए। अब तुम कहता है कि सर शॉर्ट नोट्स बनाओ, प्रैक्टिकली उसका तरीका क्या सर? शॉर्ट नोट्स पहली बात तो तब बनेंगे जब आपने 4 या 5 बार रिवीजन कर लिया है। मैंने अपनी लाइफ में कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, लेकिन मैंने जिस एग्जाम को दिया पहली बार उस कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट हो गया। मैं किताब में चीजों को डिलाइट करता था और मुझे लगता था ये चीज नहीं है, मैंने उसको जोड़ दिया। शॉर्ट नोट जैसे अभी आपके पास है, मान के चलो कि आपकी एग्जाम मेरे को संस्कृत शिक्षा विभाग वाली, तो आपको बहुत सीरियसली देना चाहिए, इसको दिल से देना। इस एग्जाम को मैं कह रहा हूँ कि आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जुलाई अगस्त के बाद एग्जाम होगा, मैं जहां तक मानता हूँ। अभी वैकेंसी 100% आएगी, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, मेरे जानकार हैं, ये मत मानना कि सिर्फ पॉजिटिविटी दिलाने के लिए बोल रहे हैं। 100%, 200%, 500% वैकेंसी आपकी स्कूल में आता। सेकंड जिस दिन ये बजट आया ना, उस दिन मेरे फिर हो गई सर, कहीं देसी सर आप कैसे बोलते रहते वैकेंसी आएंगे। मैंने उन दोनों से बात की, भाई ये थे बताया, बोला सर वैकेंसी हम ये कह सकते हैं 100% आएंगी, आप तो चाहिए निश्चित होकर बोलो। अब वो ऐसी पढ़ते हैं जो मतलब बहुत बढ़िया सिचुएशन है, और वो क्या आप खुद भी मान के चलो, वैकेंसी तो यार इतने सारे पद खाली नहीं, स्कूल रहता और सेकंड है का पदों में लंबा टाइम तक खाली रहे कौन से, ये 100% आएगी। तो टाइम नहीं, इसलिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सभी नोट्स बनाए, अब इन नोट्स का तुम क्या सोर्स बनाओगे, ये तो अपने आप में शॉर्ट ही होंगे। अच्छा, तो इतना तो मैं पढ़ लूंगा कि आप मुझे पीवाई क्यों हल करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट नोट्स में क्या क्या शामिल होता है। शॉर्ट नोट्स का मतलब तभी बना पाओगे जब आपने 3-4 रिवीजन कर लिया, और ओल्ड प्रश्न पत्र जब साथ साथ निकालोगे ना, तो 5 पेज का 1 पेज ऑटोमेटिकली बन जाएगा, इसकी कोई कला नहीं याद रखना। पीवाई क्यू से शॉर्ट नोट्स निकलना शुरू। वो आरपीएससी के सवाल तो इजी होता है, लेकिन सर कर देते तो हमारा पसीने क्या आरपीसी हो जाते हैं, सवाल नहीं होते हैं। यूपीएससी लेवल ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मैं जब साइकोलॉजी में टेस्ट लेता हूं तो अच्छे लेवल का लेता हूं, इसलिए लेता हूं कि बच्चे के सामने से पेपर यदि हार्ड आ गया तो उसका कॉन्फिडेंस गिरे नहीं। और हमेशा एक अच्छे सब्जेक्ट टीचर को अपना पेपर अच्छा बनाना चाहिए, जिससे उससे ये लगे कि इससे ऊपर लेवल का पेपर तो आएगा, तो हिंदी का ऊपर लेवल का पेपर आता भी नहीं है। यदि ये पेपरों में तुम्हें परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी ना, तो ये निश्चित है कि आरपीसी को तुम कुछ समझोगे नहीं, मतलब पेपर देखते तुम्हारा कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि अच्छा तरीका है कि मैं खुद इसको यूज करता हूँ, इसलिए इसको प्रॉब्लम आपके साथ अप्रत्याशित था, कोई प्लानिंग नहीं थी, एक संजोग था, हम मिल लिए और सच मायने में एक बहुत बड़ी ऊर्जा और एक प्रेरणा लेके जा रहा हूं, और दिल में ये ख्वाब और इच्छा लेके जा रहा हूं कि आप लोगों से मिलना होगा उस प्रोग्राम में जहां हम चयनित होके आएंगे, और आप बच्चों को, लड़कों को साथ में मैं पहनाऊंगा और लड़कियों को क्या पहनाना सर? अब हमारे सीखने में कोचिंग में लड़कियों को साथी पहनाते हैं, तो मैं सोच रहा था लड़कियों को अच्छा लगे। ये मेरी दिली इच्छा है कि उस प्रोग्राम में इतने साथी लाने पड़े सर के, इतने पैसे खर्च हो, लोगों का आप वहाँ करना भी मैं निश्चित रूप से चेक करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे बड़ी बात है पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, सच में अच्छा लगा। ये बच्चे एक घंटे बस सुन रहे हैं खड़े होके, तुम लोग तो बैठे होते हैं,
तो लास्ट में कोने वाले पे सिर्फ ये मतलब ऊर्जा का लेवल है, ठीक है ना। तो इस